आइए आज हम कक्षा 8 की गणित के अंतर्गत अध्याय 5 लेते हैं, आंकड़ों का प्रबंधन। और इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो हमें इसकी प्रश्नावली शुरू करने के पहले पहले आंकड़े समझने होता क्या है और इनका प्रबंधन क्या चक्कर होता है। तो जब हम कोई चीज सूचना किसी काम के प्रति के लिए या किसी उद्देश्य के लिए कुछ जानकारियां हासिल करते हैं, वो जानकारियां जिस रूप में आती हैं उन्हीं को हम आंकड़े कहते हैं। और जो जो जानकारियां हमारे पास आती हैं उन आंकड़ों को सबसे पहले हम कच्चे आंकड़े कहते हैं और फिर इनको जो है व्यवस्थित करते हैं। और व्यवस्थित करने के बाद उसका एक क्रम बनाते हैं, या तो घटते क्रम में करते हैं या बढ़ते क्रम में करते हैं। उसके बाद फिर उससे हमको जो जानकारी प्राप्त करनी होती है उसको निकालते हैं। ये तरीका कहलाता है कुल मिला के आंकड़ों का प्रबंधन। यानी जिस उद्देश्य के लिए हम उन जानकारियों को एकत्रित किए हैं उन्हीं का प्रबंधन करना कहलाता है आंकड़ों का प्रबंधन। तो शुरुआत करते हैं, इसमें कुछ चीजें लिख लेते हैं कि जब बार बार हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो कुछ शब्द जो होते हैं वो हमें याद रखने हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक पहला ही आंकड़ा है, शब्द आता है आंकड़े। आंकड़े शब्द क्या होते हैं, किस काम के लिए हैं? तो अभी हमने जैसे बताया कि किसी विशेष उद्देश्य से, उद्देश्य मतलब जिस काम के लिए हमने इसको इकट्ठे किए हैं, किसी उसे विशेष उद्देश्य से एकत्रित की गई सूचनाएं आंकड़े कहलाते हैं। यानी जो भी हम सूचना इकट्ठा कर रहे हैं वो ही आंकड़े कहलाते हैं। अब उदाहरण के लिए, जैसे अब हमारी किताब में समझाया है उन्होंने कि पिछले 10 टेस्ट मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुछ कुल रन, यानी उसने 10 टेस्ट मैच खेले तो कितने कितने रन बनाए। किसी में कम बनाए होंगे, किसी में ज्यादा बनाए होंगे, एक जैसा तो बनाया नहीं होगा। तो उनको पहले हमने इकट्ठा किया, फिर उसके बाद उनको व्यवस्थित किया, या तो घटते क्रम में लिखा या बढ़ते क्रम में। अब इसके बाद आसानी से हम जानकारी उसकी निकाल सकते हैं कि उसने कम से कम कब रन बनाए थे, अधिक से अधिक कब रन बनाए थे, या उनका औसत क्या था। ये सारी चीजों की जानकारी हम बाद में निकाल सकते हैं। तो इस तरह जो सूचना हमें मिली थी इसी को हम आंकड़े कहते हैं। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि आपकी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित के यूनिट टेस्ट में प्राप्त किए गए अंक, मान लीजिए आपकी कक्षा में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों ने कितने कितने अंक प्राप्त किए। तो मान लीजिए टेस्ट 10 नंबर का होता है, तो किसी ने 5 नंबर ही प्राप्त किया होगा, किसी ने 8 नंबर, किसी ने पूरे पूरे 10 नंबर भी प्राप्त किए होंगे। तो ये पहले हम इनको हर बच्चे का पहले अलग अलग लिख लेते हैं, फिर इसको एक व्यवस्थित रूप में लिखते हैं, फिर आगे काम करते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं, यानी जितने नंबर, जैसे रोल नंबर 1 से 10 40 तक जो आपके नंबर हैं, वो क्रम से पहले लिख लेंगे, उसमें किसने कितने अंक प्राप्त किए हैं वो सूचनाएं कहलाएंगे। सब कुल मिला के आंकड़े। इस तरह करके बहुत सारे हम सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं, उन्हें हम आंकड़े कहेंगे। अब असंगठित रूप में, दूसरा है असंगठित रूप में उपलब्ध आंकड़े यथा प्राप्त आंकड़े कहलाते हैं। यानी जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए हैं वो तो जैसे आते गए, जैसे पहला टेस्ट मैच खेला उसके आंकड़े मिल गए, फिर जब दूसरा खेलेगा तब दूसरा मिल जाएगा, ऐसे करके। मतलब ये क्रम, मतलब कम बनाए ज्यादा, उससे मतलब नहीं है। मतलब जैसे जैसे हमको सूचना प्राप्त होती जाती है और हम उन सूचनाओं को लिखते जाते हैं, वही आंकड़े क्या कहलाते हैं, यथा प्राप्त आंकड़े। यथा का मतलब जैसा मिला वैसा ही हमने नोट कर लिया। फिर इनसे क्या करना पड़ता है कि किन्हीं भी आंकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए आंकड़ों को क्रमबद्ध, ये ध्यान रखिए, आंकड़ों को क्रमबद्ध रूप में संगठित करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये होता है, क्रमबद्ध का मतलब होता है जैसे मिला पहले तो वैसे लिख लिया। फिर इसको या तो हम दो प्रकार के क्रम बनाएंगे, या तो कम से ज्यादा की ओर चलेंगे या ज्यादा से कम की ओर चलेंगे। तो जब कम से ज्यादा की ओर चल देंगे तो उसको हम आरोही क्रम या बढ़ते क्रम बोल देते हैं। और जब हम ज्यादा अंक की तरफ से या ज्यादा संख्या वाली मात्रा वाले अंकों की तरफ से नीचे वाले अंकों की तरफ जाएंगे तब हम उसे बोलते हैं अवरोही क्रम या घटते क्रम। तो इस तरह हमको इसको क्रमबद्ध कर लेते हैं। उसके बाद प्राप्त जानकारी शुरू करते हैं। अब आगे शुरू कर बताया गया है
कि आंकड़ों में दिखाई गई प्रत्येक संख्या को प्रेक्षण कहते हैं। ये शब्द ध्यान रखना है। यानी जो भी हमें जानकारी मिल रही है आंकड़ों के रूप में, वो हर एक अंक, वो हर एक सूचना, उसे प्रेक्षण कहते हैं। ये बहुत खूब शब्द है। प्रेक्षण क्या है? क्योंकि कई बार आएगा कि ऐसा प्रेक्षण किया, वैसा प्रेक्षण हुआ, तो वो मतलब वो एक जानकारी दे रहे हैं उसकी, तो उसे हम प्रत्येक संख्या, यानी कोई भी जानकारी आएगी संख्या के रूप में, वो सारी की सारी प्रेक्षण है। अब अगला प्रश्न है, कोई भी प्रेक्षण आंकड़ों में जितनी बार आता है, यानी वो संख्या जितनी बार आ रही है, सपोज पहली बार आ गई, फिर 8वीं बार आ गई, फिर 12वीं बार आ गई, ऐसे कर करके जितनी बार वो संख्या आएगी, यानी वो जो प्रेक्षण जितनी बार आएगा उसे हम बारंबारता कहते हैं। ये महत्वपूर्ण शब्द है। एक शब्द आएगा बारंबारता, और आगे चल के इस बारंबारता को आवृत्ति भी बोलते हैं आगे चल के, तो हमें अभी तो बारंबारता ही पढ़ना है। आगे फिर कह रहे हैं कि यथा प्राप्त आंकड़ों के समूह बनाकर उन्हें एक क्रमबद्ध प्रकार से वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी जो भी आंकड़े हमें मिले हैं उनको हम एक अलग प्रकार से भी वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी अलग प्रकार से भी क्रमबद्ध किया जा सकता है। इसका भी आगे हम लोग इसका मतलब ज्यादा समझेंगे, इसलिए याद रखिए कि इसको क्या बोलते क्या है। ऐसे जब हम इसका व्यवस्थित करेंगे तो इसको बोलेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन। अभी आगे इसके बारे में हम और डिटेल से बात करेंगे। फिर ये हो गया। अब अगला जो हमारा पॉइंट आता है जिसे हमें ध्यान रखना है कि वह सारणी जिसमें प्रेक्षणों के साथ उसकी बारंबारता भी दी हो, तो उस सारणी को बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। यानी जो ये हमने व्यवस्थित किया है उसमें बारंबारता भी लगातार दी हो, मतलब हर अंक की या हर जानकारी की यदि हमें बारंबारता दी हुई है तो हम उसको कह देंगे। इस वक्त वहां पर वर्गीकृत बारंबारता बंटन कह रहे थे, यहाँ पर अगर उसको बोलेंगे, यानी बारंबारता दी गई है तो उसका नाम यहाँ पर हो जाएगा बारंबारता बंटन सारणी। ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, इनको ये भी इस्तेमाल होंगे। फिर अगला जो पॉइंट आता है कि यदि प्रेक्षणों की संख्या अधिक हो, यानी कि जो भी जानकारियां है वो काफी मात्रा में है, तो क्या करते हैं, बारंबारता सारणी बनाना कठिन हो जाता है। यानी जो सारणी है उसको व्यवस्थित करना ज्यादा कठिन हो जाता है। तब फिर क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में अतः हम प्रेक्षणों को वर्गों के रूप में विभाजित कर लेते हैं। अगर ज्यादा कंडीशन ज्यादा बढ़ जाती है तो ये करना पड़ता है, यानी उसे वर्ग के रूप में विभाजित करना पड़ता है। अब वर्ग क्या होते हैं, ये जैसे मान लीजिए कोई संख्या 100 तक है। अब 100 तक लिखने के लिए तो बड़ा लंबा लाइन लग जाएगा, तो उसको क्या टुकड़े टुकड़े में बता करते हैं। जैसे पहले हम एक वर्ग बना लेंगे 0 से 10 तक, फिर दूसरा वर्ग बना देंगे 10 से आगे शुरू करेंगे 20 तक, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50, इस तरह करके हमको 100 अंक की बजाय हम 10 में ही काम चला लेंगे। तो ऐसा जब हम व्यवस्था बना लेते हैं, यानी ऐसी सारणी बना लेते हैं, तो हम इसे वर्ग अंतराल या एक वर्ग कहते हैं। यानी इस प्रकार का अगर हम व्यवस्था बना लेते हैं तो इसी व्यवस्था को हम वर्ग अंतराल या वर्ग कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो दो अंक हमने लिए हैं, एक तरफ 0 लिया है, एक तरफ 10 लिया है, और दूसरी तरफ भी आगे चलते हैं तो पहले 10 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये पॉइंट हो गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि किसी वर्ग अंतराल की बाईं, यानी ये वाला पॉइंट कैसे करें, ये जगह जैसे हमने किसी वर्ग अंतराल, ये मान लो 0 से 10 लिया है, तो बाएं तरफ माने जो शुरुआत वाली संख्या होती है उसको हम, यानी बाईं संख्या को निम्न सीमा या निम्न वर्ग सीमा कहते हैं। यानी इसको निम्न वर्ग सीमा, यानी कि ये जो 0 है, ये जो 0 है ये, और जैसे यहाँ 0 से 10 लिखा है और 10 से 20 लिखा है, यदि ऐसा, तो ये वाली जो संख्या है, इधर वाली संख्या, यानी इधर 0, इधर वाले वर्ग में 0 से 10 वाले में 0 और 10 से 20 वाले में 10, ये वाली संख्या कहलाएगी लोअर लिमिट या निम्न वर्ग सीमा। और दाहिने तरफ माने ये वाली संख्या, जहां ये 10 लिखा है, यहाँ ये 20 लिखा है, तो इधर वाली जो संख्या होती है अलग अलग वर्ग में, इस वर्ग में इधर वाली संख्या, इधर इस वर्ग में इधर वाली संख्या,
ये कहलाएगी उच्च वर्ग सीमा या उच्च सीमा, इसको अपर लिमिट भी हम कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, आगे इनका इस्तेमाल होगा। अब आगे एक शब्द आता है कि उच्च वर्ग सीमा यानी ये, और निम्न वर्ग सीमा अर्थात ये। उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के अंतर को वर्ग अंतराल की चौड़ाई, ध्यान रखना है, वर्ग अंतराल की चौड़ाई या माप कहते हैं। कई बार सवाल जो टिक मार्क में या सत्य असत्य में या इस तरह के पूछा जाता है कि संबंधित सारणी में इस वर्ग अंतराल की माप बताएं, तो ध्यान रखना है माप का मतलब होता है इन दोनों का अंतर। जैसे 0 और 10 के बीच में अंतर कितना हो जाएगा, 10 का, है ना। इसका अंतर कितना हो जाएगा, 0 और 10 में से कितना हो जाएगा, 10 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10, और 20 में से 10 घटा देंगे तो भी 10। अर्थात ये वर्ग अंतराल या जो चौड़ाई होगी वो हमेशा उस सारणी के लिए पूरी तरह बराबर होगी। इसी को हम कह देते हैं वर्ग अंतराल की चौड़ाई या वर्ग अंतराल की माप। तो उम्मीद है कि ये बात समझ पा रहे होंगे। अब इसको आगे लेते हैं। तो इतनी पॉइंट समझ में आ गया, फिर जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे आगे हम बढ़ते चलेंगे। अब उसी के आगे समझने की कोशिश करते हैं कि आंकड़ों का प्रबंधन कैसे काम करता है। तो अभी जैसे हमने 10 पॉइंट समझने की कोशिश करी कि इनका जो है शब्दों का इस्तेमाल कैसे कैसे होता है। अब आगे है कि आंकड़ों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए, यानी जो अभी हमें कच्चे आंकड़े या रफ आंकड़े प्राप्त हुए थे उनको व्यवस्थित करने के बाद आलेखी रूप में कैसे, अगर उनको चित्र के रूप में यानी ग्राफिकली हम निरूपित भी कर सकते हैं, और ग्राफिकली जो निरूपण करते हैं तो कितने प्रकार से हो सकते हैं, जरा एक एक करके लेते हैं। एक तो पहला होता है एक चित्रालेख। एक चित्रालेख मतलब होता है अगर हमने कोई एक चित्र बना दिया, इसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं अंग्रेजी में, और उसका कोई पैमाना लिख दिया। जैसे यहाँ पर एक फैक्ट्री में कार का प्रोडक्शन दिखाया गया है। ये मान लीजिए एक कार अगर हम शो कर रहे हैं, यहाँ पर ये भी बताया गया कि ये जो एक बिंदु का देखो मतलब है कि उसमें 100 कारें बन रही हैं। ये क्या कह रहा है कि एक कार 100 कारों को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये है कि जो एक कार बनाई गई है ये 100 कार के बराबर होगी, यानी जहां पर एक पूरा कार का चित्र है वो 100 कारों को शो करेगा। इस चित्र से बताता है, किसमें, एक चित्रालेख के दिन। अब यहाँ पर देखिए एक सारणी बनाई गई है, यहाँ जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ध्यान से देखेंगे कि जुलाई में एक पूरी कार दिख रही है, ये एक पूरी कार ये दिख रही है, 2 पूरी कार दिख रही है, एक आधी कार बन दिख रही है। इसका मतलब ये है कि 2 कार मतलब 100 में, एक चित्र में 100 कार, तो 2 चित्र में 200 कार। अब ये आधी कार है तो हम भी इसको जो है 100 का आधा कर लेंगे, यानी 100 और 100 2 और 50। इसका मतलब हो गया हमको कि जुलाई माह में ये चित्र दर्शा रहा है, यानी ये चित्रालेख या ये पिक्टोग्राफ ये दर्शाता है कि जुलाई माह में 250 कारें बनी थी। अगर हम अगले माह का देना चाहते हैं कि अगस्त में क्या हुआ था, तो देख सकते हैं कि अगस्त में 1 2 3 पूरी कारों का चित्र दिखा रहा है। इसका मतलब एक कार 100 पर, तो दूसरी भी 100 पर, तीसरी भी 100 पर। इसका मतलब 100 100 100 यानी 100 200 और 300 कुल मिला के हमारी अगस्त माह में 300 कारें उत्पादित हुई, यानी प्रोडक्शन हुआ 300 कारों का। और अगर सितंबर माह का देख ले तो देखिए यहाँ पर सितंबर में उत्पादन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कितना, 1 2 3 4 कारें पूरी दिखाई गई हैं। इसका मतलब हो गया अब कारों का उत्पादन बढ़ गया है। यहाँ पर करीब करीब क्या पूरी 400 कारें बन चुकी हैं। ये चित्रालेख। इसी प्रकार और प्रकार के भी चित्र बनाए जा सकते हैं अलग अलग जानकारियों के लिए। एक उदाहरण के रूप में आपको स्पष्ट हो गया, क्योंकि अभी हम इस तरह के और भी प्रश्न पढ़ेंगे और उनके बारे में हल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा आता है एक दंड आलेख। एक दंड आलेख का मतलब क्या होता है कि ये एक एक्स और सॉरी जो ये ग्राफ पेपर देखा होगा आपने, ग्राफ पेपर में ऐसे लाल या हरे कलर का होता है, ये उसमें ऐसे काफी लाइनें बनी रहती हैं, उनमें हमें इसको प्रदर्शित करना पड़ता है। तो जो ये क्षैतिज रेखा होती है हम इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा जब बनाते हैं उसको हम वाई अक्ष बोलते हैं, और इस एक्स अक्ष का नाम भी हम भुज बोलते हैं, और इसको कोटि के रूप में दर्शाते हैं। आगे भी इससे इस्तेमाल करेंगे। तो जब ये इस तरह का ये दंड आलेख, दंड का मतलब होता है डंडा,
और ये देख रहे हैं, ये जो डंडे के रूप में हमने आलेख बनाए हैं इसी को हम दंड आलेख बोलते हैं। इनकी विशेषता क्या है अगर ध्यान से देखें तो ये जो दंड आलेख होते हैं ये कैसे रहते हैं, एक तो इनकी लंबाई प्रत्येक श्रेणी की मात्रा दर्शाती है। ये सारी श्रेणियां हैं, ये जो लंबाई है श्रेणी की दर्शाती है। देखेंगे जो ज्यादा लंबा है तो ज्यादा श्रेणी व्यक्त करेगा, कम ऊंचाई है तो कम की श्रेणी व्यक्त करेगा। ये देख के हम आसानी से बताते हैं, मतलब जिसकी डंडा ज्यादा बड़ा दिख रहा है उसकी मात्रा ज्यादा होगी। दो में अगर तुलना भी करना चाहे तो इनको देख लेंगे कि कैसे कैसे इनमें अंतर हो सकता है। ये अभी आगे चल के समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्या है, ये दंड समान चौड़ाई के हैं और दो क्रमागत दंडों के बीच में बराबर दूरी रखी गई है, यानी कि इन दोनों के बीच में जितनी दूरियां हैं वो सबकी बराबर होती हैं। एक ग्राफ पेपर में हमको रखना पड़ता है, ये दो कंडीशन होती हैं। अब यहाँ पर एक दंड आलेख दिखाया गया है, इसको हम अंग्रेजी में बार ग्राफ बोलते हैं। देखिए यहाँ क्या दिखाया गया है, एक अगर हम ध्यान से देखें तो ये लिखा गया है जी, वाई अक्ष में देखो यहाँ पे 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 इस तरह करके ये पैमाना जा रहा है। ये क्या जा रहे हैं जी, ये संख्या जा रही है। क्या यहाँ लिखा हुआ कि क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या, ये जो बता रहे हैं कक्षा 8वीं के बच्चों की संख्या। और इधर क्या लिखा हुआ, ये जो ग्राफ के नीचे यहाँ लिखा हुआ ये शैक्षिक वर्ष है। ये क्या है, ये शैक्षिक वर्ष, यानी किस साल में कितने बच्चे दर्ज हुए। तो 2000, देखिए हमारा सत्र कैसे चलता है, जुलाई से चलता है और फरवरी या मार्च में एग्जाम खत्म होता है, अप्रैल में रिजल्ट निकल आता है। तो ये जो पूरा एक सत्र चलता है तो एक साल मतलब तो चलता है। जैसे मान लो 2003 की जुलाई में आपने एडमिशन लिया तो परीक्षा होगी कब, 2004 में। तो इसीलिए इसको इस तरह पढ़ा जाता है 2003 से 2004 का सत्र, यानी शैक्षिक सत्र कैसे बोलेंगे, शैक्षिक वर्ष या शैक्षिक सत्र कौन सा हो जाएगा, 2003 से 2004। इधर देखेंगे 2004 से 5, 2005 से 6, 2006 से 7, 2007 से 8, यानी कि ये हमने 5 वर्ष का यहाँ पर आंकड़े देखने हैं हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम कुछ क्वेश्चन करके देख लें कि इसका मतलब कैसे निकालते हैं, तो इसमें कुछ एक देखा गया है कि इस द्विदंड इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। ये प्रश्न ये कहता है कि ये जो दंड आलेख में हमको क्या क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो देखिए इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इस दंड आलेख में विभिन्न शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। कैसे जवाब देंगे, ये जो है शैक्षिक वर्ष यानी 2003 से 2008 तक, 2003-04 से 2007-08 तक के शैक्षिक वर्षों की कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या, यानी इन शैक्षिक वर्षों में जितने विद्यार्थी कक्षा 8 में दर्ज हुए हैं, किसी स्कूल विशेष की बात है, तो वो संख्या दर्शाई गई है। देख के बता सकते हैं। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि जैसे कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। तो देखिए अधिकतम का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ घटाते चले, तो ये कहाँ है देख रहे हैं, ये दिख रहा है अधिकतम 350 यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ पर दंड आलेख अगर ऐसे ऐसे मिला के देख लेंगे, ये कहाँ जा रहा है, ये इसके सामने, ये कहाँ जा रहा है इसके सामने, तो यहाँ पे लिख देंगे 300। ये देखिए कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है 250, यहाँ 250 लिख लीजिए। यहाँ पर जा रहा है, ये किसके सामने का है, ये 200 का, तो 200 लिख लीजिए। यहाँ पे चले जाएगा 100। अब आप देख सकते हैं आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके आंकड़े भी अगर हम यहाँ लिख लेते हैं तो हमको पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगा, हम आंकड़ों को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। अधिकतम का मतलब होता है दो पैमानों के बीच में ज्यादा से ज्यादा अंतर कब आएगा। तो यहाँ से भी कैसे शुरू करें, 350 में से 300 कम करें तो यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 50 का। 300 में से 250 को हटाएंगे तो यहाँ भी 50 का अंतर आ रहा है। यहाँ देखिए 250 में से 200 घटाएंगे तो भी 50 का अंतर आ रहा है, यानी इन वर्षों में तो समान अंतर आ रहा है। इधर देखिए 200 में से 100 को कम करेंगे तो 100 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वर्षों में इन दोनों वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। इसका मतलब हम लिख देंगे कि 2004 से 2005 एवं 2003 से 2004 के शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं इसी में।
समझने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में हल करेंगे भी। तो किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? अधिकतम का मतलब है जिसका डंडा सबसे बड़ा हो। तो देख लीजिए किस वर्ष में है। तो सबसे लंबा डंडा गया है ये आखिरी वाले, यानी कि 2007 से 8 तक में ये में सबसे विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। कितनी है अगर पूछा जाए तो बता सकते हैं कि 350 विद्यार्थी हैं। इस तरह करके हमें जवाब देना होगा इसमें। अब आगे बता रहे हैं कि क्या यह सत्य है या असत्य। 2005-6 यानी कि इस वाले में से विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या की दुगुनी है, यानी कि 2005-6 में, यानी इस वाले में 2003-4 इसकी दुगनी है क्या, देख लीजिए। तो इसमें है 100, इसमें है 250, तो दुगनी से भी ज्यादा हो गया। तो ये क्या कह रहे हैं, क्या ये सत्य है या असत्य? तो ये तो ये असत्य है, क्यों? क्योंकि दुगनी से भी ज्यादा है। तो ये हमारा दुगनी, पूछ क्या रहे हैं, दुगनी है, तो हमें कंसंट्रेट कहां पर होना, दुगनी पे। तो यहां लिख देंगे कि 2005 से 6 में 2003 से 4 के बीच में जो छात्रों की संख्या थी उससे दुगनी है, ये बात असत्य है। इस तरह ये हम बार ग्राफ को समझ सकते हैं। अब ये इसी का जो है अगला हम दंड आलेख लेते हैं। वो जो अगला दंड आलेख है, अभी तो हमने पढ़ा, पहले पिक्टोग्राफ पढ़ा यानी एक चित्रालेख, फिर पढ़ा एक दंड आलेख। अब यहाँ पर एक अगला दंड आलेख शुरू होता है, उसका नाम है द्विदंड आलेख। इसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ क्या होता है कि आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाला। जहां पर आंकड़ों के दो समूह एक साथ दर्शाए जाएं उन्हें हम डबल बार ग्राफ कहते हैं। अब देखिए जी, जैसे आपने वहां पर एक्स अक्ष में एक एक दंड बनाए थे, यहाँ पर आपको दो दो दंड एक साथ बनाने हैं, इसको बोलते हैं हम डबल बार ग्राफ। अब ये कैसे कैसे जानकारी देते हैं यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। तो ये जो बनाया गया है ये यहाँ पर है गणित, और ये है सामाजिक विज्ञान, और ये है विज्ञान, और ये है अंग्रेजी, और ये हिंदी। ये अंग्रेजी और हिंदी। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 विषय दर्शाए गए हैं। यहाँ पर क्या है, ये विषय, ये विषय की जानकारी है। और यहाँ पर दिखाया गया है वाई अक्ष में 10 20 30 40 50 ऐसे यहाँ पर ये क्या दिखाए गए हैं, एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक। यानी कोई एक बंदा जो है 2005-6 में किसी क्लास में यदि पढ़ रहा था तो उसको कितने अंक मिले थे, वो ऐसे इसमें दर्शाए गए हैं। यानी कि खाली खाली जो डिब्बे दिख रहे हैं आपको ये प्रदर्शित करेंगे, और जो भरे भरे डिब्बे दिख रहे हैं यानी ऐसे वाले, वो 2000 अगले वर्ष यानी 2006-7 ठीक अगले साल उसमें क्या तरक्की हुई, यानी उसी विषय में इसकी तुलना करने के लिए हम द्विदंड आलेख का इस्तेमाल करते हैं, यानी डबल बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा देखते हैं इसमें क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान से देखें, यदि तो 2005-6 में गणित अगर विषय को लेते हैं तो 2005-6 में क्या नजर आ रहा है, देखिए जी, गणित विषय में देखेंगे तो ये कितना मिला था इसको, इसके सामने जाएंगे तो ये दिख रहा है आपको 30, यानी कि यहाँ पर इसको मिला था 30, और इसके सामने जाएंगे तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, यहाँ पर हमारे को 60 दिख रहा है, यानी यहाँ पर इसको 60 मिला था। इसको देखेंगे सामाजिक विज्ञान में कितना मिला था, इसको यहाँ पर लगभग 50 मिले थे, और यहाँ पर कितने मिले थे, थोड़ा सा ज्यादा, यानी लगभग 55 मान लीजिए, 50 के यहाँ पर 55 मिले थे। ये देखिए कहाँ तक जा रहा है, ये इसको भी यहाँ पर 50 मिले हैं, अगले वर्ष इसमें भी 55 मिले हैं। इधर देखिए ये भी 55 दिखा रहा है और ये 50 को दिखा रहा है। ये कितना जा रहा है, ये दोनों लगभग बराबर है, यानी 60 इसमें मिले थे, 60 इसमें मिले। अब आसानी से आप दे सकते हैं, अगर ये पूछे कि जी 2005-6 और 2006-7 में गणित की क्या स्थिति, तो आप दे सकते हैं कि जी ये बढ़ते क्रम में था। बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि ये जो है 30 पाया था पहले साल, दूसरे साल मैंने तरक्की कर ली, मतलब उसने ज्यादा मेहनत की, डबल का अंतर आ गया। यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान में अंतर तो है, बढ़ोतरी तो हुई है, पर देखिए पिछले साल 50 से नंबर पाया था, इस साल 55 नंबर पा रहा है, इसका मतलब है थोड़ा सा मेहनत किया है।
इसको देख के जो आप अंदाज कर सकते हैं, इसमें भी 50 नंबर पाया था, विज्ञान में भी 5 नंबर बढ़ गए हैं उसके, इसका मतलब थोड़ा सा मेहनत किया है। अंग्रेजी में देखिए, यहाँ 55 नंबर पाया था और अगले ही साल 5 नंबर गिर गए, इसका मतलब है यहाँ अंग्रेजी विषय में थोड़ा सा ये कमजोर हुआ है, यानी कि अंग्रेजी विषय में इसने कम नंबर पाए हैं, कम लिखा होगा, कम मेहनत की होगी। और यहाँ ध्यान से देखें तो इसमें देखिए 60 नंबर पिछले साल भी पाया था और इस वर्ष भी, यानी कि 2006-07 में भी वो 60 नंबर ही पा रहा है। इसका मतलब हिंदी में कोई खास तरक्की नहीं हुई, जैसा था उसी स्तर पर रुका हुआ है। मतलब इसमें ये क्या है, द्विदंड आलेख में क्या सकते हैं हम, ये पता कर सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसे उठ रहा है, मतलब ये तरक्की कर रहा है या रुका हुआ है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि गणित विषय में तो इसने तो अच्छी खासी तरक्की की है, सामाजिक विज्ञान में भी तरक्की की है, विज्ञान में भी तरक्की की है, लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा सा ये डाउन हुआ है और हिंदी विषय में पकड़ बनाए हुई है, मतलब जैसा था उस समय उसमें इस साल भी वैसा ही है। इस तरह करके हमको इसको जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब जैसे इसका प्रश्न का कुछ आंसर लेते हैं कि इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो क्या दी गई है, देखिए इस द्विदंड आलेख द्वारा ये विभिन्न विषय मतलब गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक की जानकारी दी गई है इस द्विदंड आलेख में। किन किन वर्षों की, तो वर्ष 2005 से 6 और 2006 से 7 वर्षों की जानकारी इनको दी गई है। ये इस जानकारी प्रदर्शित की जाती है। अब ये कह रहा है दूसरा प्रश्न कि किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ। तो देख लीजिए, जिनके ग्राफ में सबसे ज्यादा अंतर होगा उसी में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है। इसका मतलब है कि गणित विषय में उसने अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी है और उसमें किया भी है, प्रदर्शन में सुधार आया है। इससे देख के उससे पता चलता है। किस विषय के प्रदर्शन में गिरावट आई है, यानी पिछले साल जितने नंबर मिले थे यदि उतने नंबर से नीचे उतर आया है तो गिरावट है। देखिए जी, पिछले साल 55 था, इस साल गिर गया, तो जी अंग्रेजी विषय में ये इसके प्रदर्शन में गिरावट आई है। और किस विषय में प्रदर्शन समान रहा, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि हिंदी में जितना पाया था पिछले साल, इस साल भी उतना ही पा रहा है। इसका मतलब यह है कि हिंदी विषय में प्रदर्शन समान रहा, मतलब कोई अंतर नहीं हुआ। इस तरह ये हमारे बार ग्राफ यहाँ तक पूरे होते हैं।